हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मुस्कान शर्मा एंड वेलकम टू दी परचम क्लासेस। ये हमारा ज्योग्राफी का जो कोर्स रहेगा उसमें हम वन बाय वन हर यूनिट को उठाएंगे, उसको डिटेल में स्टडी करेंगे एंड देन इसी पूरे कोर्स के विद इन आपको कुछ सेशंस के बाद आपको एमसीक्यू के सेशंस भी मिलेंगे, जिसके थ्रू हम अपनी नॉलेज को प्रैक्टिस करेंगे। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं आपको बताना चाहूंगी वो ये है कि हम विद इन दी क्लास ही ट्राई करेंगे कि हम ये चीजों को याद कर लें, और ताकि हमारे पास एक एडिशनल बर्डन बाद में ना आए। ओके, so try to focus and learn things within the class. So now let's start with our first topic, that is universe and the solar system. यूनिवर्स और सोलर सिस्टम से काफी सवाल पूछे जाते हैं। हम बेसिक से समझने की कोशिश करेंगे कि यूनिवर्स होता क्या है, इसकी लोकेशन मतलब फिर हम देखेंगे कि हमने स्पेस से रिलेटेड बहुत सारी टर्म सुनी होंगी, जैसे हमने गैलेक्सी वर्ड सुना होगा, या फिर हमने सुना होगा कि सोलर सिस्टम होता है, आपके प्लैनेट्स होते हैं, ड्वार्फ प्लैनेट्स होते हैं, कॉमेट्स होते हैं, एस्ट्रॉइड्स, मेटियोर्स, ये सब क्या होते हैं और इनकी पोजीशन अगर मैं बात करूं तो ये कहाँ और किस तरीके से होगी, तो कंप्लीटली उसको समझने की कोशिश करेंगे। देखते हैं हायरार्की ऑफ यूनिवर्स। हायरार्की का मतलब होता है कि कौन सी चीज किसकी सब कैटेगरी और कहाँ पे लाई करती है इन द टर्म ऑफ द पोजीशन। तो अगर मैं बात करूं तो यूनिवर्स आपका सबसे लार्जेस्ट यूनिट है, मतलब एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट इज यूनिवर्स। जो भी चीज एग्जिस्टेंस में है मीन्स वो यूनिवर्स है। यूनिवर्स के बियॉन्ड देयर इज नथिंग। उसके बाद यूनिवर्स के अंदर आपको बहुत सारी क्या देखने को मिलेंगी, गैलेक्सीज देखने को मिलेंगी। ठीक है, लेट अस सपोज दिस इज योर यूनिवर्स, तो इसके अंदर आपको बहुत सारी मल्टीपल गैलेक्सीज देखने को मिलेंगी। उसके बाद इन गैलेक्सीज के अंदर होते हैं आपके स्टार, जैसे यहाँ पे मैंने सीधा सोलर सिस्टम आपके डायग्राम में दिखाया गया है, बट गैलेक्सीज क्या होती है, दीज आर दी ग्रुप ऑफ स्टार्स। और इन स्टार्स के अराउंड एक सिस्टम अगर डेवलप हो जाए तो उसको स्टार सिस्टम बोलते हैं। जैसे कि सन एक स्टार है और उसके अराउंड एक सिस्टम डेवलप होता है तो उसको सोलर सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, सिस्टम का मतलब है कि एक चीज के इन्फ्लुएंस में बाकी चीजें काम कर रही हैं, जैसे कि सन के इन्फ्लुएंस में बाकी प्लैनेट्स काम कर रहे होते हैं। सिमिलरली कुछ स्टार्स के इन्फ्लुएंस में बाकी चीजें, बाकी सेलेस्टियल जो बॉडीज होंगी, मतलब जो स्पेस के अंदर बॉडीज है, अगर वो काम करे तो वो एक सिस्टम बना देते हैं। तो गैलेक्सीज के अंदर आपके क्या है, बहुत सारे स्टार्स प्रेजेंट है। अब मान लीजिए मैं एक पर्टिकुलर स्टार की बात करती हूँ जिसको मैंने ग्रीन से पॉइंट आउट किया है, राइट। तो इस स्टार का जो एक सिस्टम होगा वो क्या हो जाएगा, आपका स्टार सिस्टम। इन केस ऑफ आवर स्टार सिस्टम दैट इज सोलर सिस्टम। तो हायरार्की में गैलेक्सी के बाद क्या आता है, सोलर सिस्टम। अब किसी भी स्टार का सिस्टम होता है तो उसके अंदर क्या क्या चीजें होंगी, उसके अंदर आपके प्लैनेट्स प्रेजेंट होते हैं विच रिवॉल्व अराउंड योर स्टार, दैट इज सन इन आवर सोलर सिस्टम। ठीक है, ड्वार्फ प्लैनेट्स होते हैं मून्स, एस्ट्रॉइड, मेट्रॉइड्स एंड स्पेस डेबरीज। नाउ व्हाट आर द मून्स। मून्स का मतलब है एवरीथिंग जो प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व करे। अब एक स्टार के अराउंड जो रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, दीज ऑल आर दी योर प्लैनेट्स। बट एक प्लैनेट के अराउंड जब कोई और ऑब्जेक्ट रिवॉल्व करता है, कोई और सेलेस्टियल बॉडी रिवॉल्व करती है, दैट आर नोन एज द मून, नेचुरल सैटेलाइट्स जिनको बोलते हैं। जबकि आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्या होती है, जो ह्यूमन मेड होंगे और जो ह्यूमन किसी प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व कराने के लिए भेजता है। तो होपफुली आपको ये सारी हायरार्की समझ आ गई होगी कि कौन सी चीज कहाँ एग्जिस्ट करती है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, एक बार देख लेते हैं यूनिवर्स, एक एक की डेफिनेशन देख लेते हैं। यूनिवर्स क्या है, एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट। जो भी चीज एग्जिस्टेंस में है वो यूनिवर्स है, मतलब यूनिवर्स के बियॉन्ड कुछ भी नहीं है। ओके, यूनिवर्स के अंदर आपकी गैलेक्सीज है, और गैलेक्सीज में क्या है, ठीक है, यूनिवर्स के अंदर मैंने बोल दिया दिस इज योर यूनिवर्स है, तो इसके अंदर बहुत सारी गैलेक्सीज है। गैलेक्सीज के अंदर आपका ग्रुप ऑफ बहुत सारे स्टार्स है। अब ये जो स्टार्स का ग्रुप है ना, वो क्लस्टर के फॉर्म में हो सकता है, कॉन्स्टिलेशंस की फॉर्म में हो सकता है और अकेले भी हो सकता है। कॉन्स्टिलेशन का क्या मतलब होता है, अभी क्लस्टर तो समझ आ गया कि ग्रुपिंग में प्रेजेंट है। कॉन्स्टिलेशन का मतलब होता है कि अगर स्टार्स किसी शेप में, किसी ज्योमेट्रिकल शेप या किसी फिक्स्ड पैटर्न के अंदर प्रेजेंट हो, कुछ ना कुछ फिगर बना रहे हो, तो उसको क्या बोलते हैं, स्टार का कॉन्स्टिलेशन। ओके, अब स्टार के अराउंड क्या रिवॉल्व करते हैं, आपके प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। तो ये स्टार और प्लैनेट में अंतर कैसे आपको पता चलेगा भाई, मतलब ये चीज स्टार है ये प्लैनेट है। तो एक चीज बहुत बेसिक सी है, जो स्टार होंगे वो ल्यूमिनस होते हैं। ल्यूमिनस का मतलब होता है वो चीजें जिनकी खुद लाइट होती है, जो खुद लाइट जनरेट करते हैं। ठीक है, मतलब जैसे आप बल्ब को ले लीजिए, बल्ब के अंदर खुद की लाइट होती है ना,
वो खुद आपका इल्यूमिनेट कर रहा है। तो स्टार्स ऐसी ऑब्जेक्ट, ऐसे सेलेस्टियल बॉडीज होंगी आपके स्पेस के अंदर जो ल्यूमिनियस है, जिनके अंदर खुद की लाइट है, जबकि प्लैनेट्स के अंदर खुद की लाइट नहीं होती। इसका मतलब क्या प्लैनेट्स कभी शाइन नहीं करते? वो चमकते नहीं है। लेकिन हमने तो सुना है कि आपका मून भी शाइन करता है, पर वो स्टार तो नहीं है। आपका वीनस को भी हमने मॉर्निंग और इवनिंग स्टार सुना है, तो वो भी स्टार नहीं है, लेकिन वो तो प्लैनेट है। ये कैसे पॉसिबल है? प्लैनेट्स डू शाइन। अगर आपको स्टेटमेंट आती है कि प्लैनेट शाइन नहीं करते, ये स्टेटमेंट गलत है। प्लैनेट्स के शाइन करते हैं, वो चमकते हैं, लेकिन वो खुद की चमक से नहीं चमकते, वो दूसरे की लाइट रिफ्लेक्ट करके चमकते हैं। मींस प्लैनेट्स आर नॉन ल्यूमिनियस एज दे रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ सन एंड द स्टार। वो सन या स्टार की लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। क्लियर हो गया? और सन क्या है? इट्स अ स्टार, क्योंकि उसकी खुद की लाइट है, वो लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे कि वो कैसे लाइट प्रोड्यूस करता है विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन। ओके, सो अब हम बात करते हैं कि एस्ट्रोनॉमी क्या होती है। एस्ट्रोनॉमी क्या होती है आपकी? इज द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट इन द स्पेस। आपके स्पेस में कोई भी ऑब्जेक्ट है, चाहे वो सन, स्टार्स, प्लैनेट्स, कॉमेट एक्सेट्रा, आप कुछ भी स्टडी कर लीजिए स्पेस की, तो उस स्टडी को क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं। बहुत बेसिक सी चीज थी, आपको पता ही होगी। ओके, अब हमने जब ये देख लिया कि क्रोनोलॉजी और हायरार्की क्या है, यूनिवर्स कहाँ लाया करता है, गैलेक्सीज, फिर अब ये भी तो देखना जरूरी है कि हाउ ऑल दीज केम इनटू द एग्जिस्टेंस, ये सारे फॉर्म कैसे होते हैं। तो वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे कि यूनिवर्स कैसे बन के आता है। ठीक है, तो यूनिवर्स के बनने के लिए एक मॉडर्न थ्योरी दी गई थी बाय दी पर्सन नेम एज दी एडविन ह्यूबिल। ओके, डायग्राम में देख लीजिए एडविन ह्यूबिल साहब कैसे दिखते हैं। तो एडविन ह्यूबिल ने एक मॉडर्न थ्योरी दी फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स के लिए। दैट थ्योरी इज नोन एज द बिग बैंग थ्योरी। सवाल पूछा जा सकता है कि ये बिग बैंग थ्योरी कब आपकी आती है? इन 1920s। कब दी गई थी? 1920s में। 1920s में अब सोच के देखो, कुछ चीजों को ना क्रोनोलॉजिकली लिंक कर लिया करो ताकि आपको याद करना इजी रह जाए। अब 1920s में इंडिया में क्या हो रहा था? 1920s में इंडिया के अंदर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के आसपास का टाइम था। तो मतलब जब इंडिया अपनी फ्रीडम के लिए लड़ रहा था, नॉन कॉपरेशन के लिए, हमें फ्रीडम तक अच्छे से नहीं मिल रही थी, तब कहीं पे एडविन ह्यूबिल साहब क्या कर रहे थे? इस चीज की खोज कर रहे थे कि यूनिवर्स कैसे बना, और उन्होंने तब दी थी बिग बैंग थ्योरी। अब बिग बैंग थ्योरी का मतलब क्या है? और इसको एक और नाम से भी जानते हैं बिग बैंग थ्योरी को, वेरी फेमसली नोन एज दी एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस। मतलब यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है, ये हाइपोथेसिस दी गई थी। ठीक है, तो अगर आपको दूसरे नाम से पूछा जाता है कि व्हाट इज एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस, तो कंफ्यूज नहीं होना है, इट इज सिमिलर। ये बिग बैंग थ्योरी का ही ऑल्टरनेटिव नेम है, एक्सपेंडिंग यूनिवर्स। अब एक्सपेंडिंग यूनिवर्स थ्योरी या एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस क्यों बोलते हैं इसको? हाइपोथेसिस का मतलब तो आप लोगों को पता ही होगा, मतलब समथिंग विच इज जिसको जिसको जर्नलाइज किया गया हो आउट ऑफ फैक्ट्स। कुछ फैक्ट्स को मिला के एक हमने जर्नलाइजेशन निकाल दी। उसका हमें कंप्लीटली फिक्स नहीं पता है कि कैसे हुआ है, कब हुआ है, कितना हुआ है, बट हाँ एक जर्नलाइजेशन निकाली हमने बहुत सारे फैक्ट्स को देख के। तो बिग बैंग थ्योरी क्या बोलती है कि शुरू में आपके पास एक सिंगुलर एटम प्रेजेंट था। ओके, इनिशियली यू ओनली हैव अ सिंगुलर एटम। वो सिंगुलर एटम आपका क्या था? मतलब बहुत सिंगुलर एटम, छोटा सा टाइनी बॉल जैसा था। अब टाइनी बॉल है तो उसका वॉल्यूम क्या होगा? बहुत ज्यादा कम होगा। ठीक है, तो वॉल्यूम उसका बहुत कम था। अब किसी चीज का वॉल्यूम कम है और उस तो उसमें क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट डेंसिटी होगी और उसका इनफाइनाइट टेम्परेचर था। हम बात कर रहे थे बिग बैंग थ्योरी की। तो बिग बैंग थ्योरी में एडविन ह्यूबल ने 1920s में, जब इंडिया में कुछ नॉन कॉपरेशन के आसपास का टाइम चल रहा था, तब वहां पे एडविन ह्यूबल जी क्या कर रहे थे? यूनिवर्स की कैसे बना उसकी खोज कर रहे थे, उसके एक्सपेंशन की बात कर रहे थे। तो उन्होंने बोला कि यूनिवर्स पहले था नहीं, जितना आप ये देख रहे हो ना कि मैटर एवरीवेयर, मैटर ही है, कि भाई आपका सॉलिड प्रेजेंट में, सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड में है, गैसियस में, किसी भी फॉर्म में है, प्लाज्मा स्टेट में है, मैटर ही प्रेजेंट है ना आपके अराउंड जितना भी है। यू ऑल्सो एज अ ह्यूमन इज अ मैटर, राइट? तो ये बोल रहे हैं कि ये सब कुछ एग्जिस्टेंस के अंदर नहीं था, सिर्फ एक सिंगल एटम था बिल्कुल इनिशियली, विच इज नोन एज अ सिंगुलर एटम, और इसके अंदर ही सारा मैटर प्रेजेंट था। जितना भी आज हम एग्जिस्टेंस में मैटर देख रहे हैं वो सारा इस सिंगल एटम के अंदर प्रेजेंट था, और ये बहुत टाइनी बॉल थी। अब एक ऐसा समझ के देखो कि एक बहुत छोटी सी बॉल है जिसके अंदर आज की डेट का सारा मैटर प्रेजेंट है, तो मतलब वो बहुत कम वॉल्यूम में है। तो उस बॉल की डेंसिटी क्या होगी? बहुत ज्यादा इनफाइनाइट डेंसिटी होगी उसके अंदर, और टेम्परेचर भी क्या होगा आपका? बहुत ज्यादा इनफाइनाइट टेम्परेचर होगा। तो उस सिंगुलर एटम की बहुत इनफाइनाइट टेम्परेचर था
और डेंसिटी थी। अब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद अगर मैं आज के रेफरेंस में देखूं तो 13.7 बिलियन ईयर अगो इस सिंगुलर एटम के अंदर होती है एक एक्सप्लोजन। ठीक है, अब एक्सप्लोजन की वजह से क्या होगा, ये ऐसा कुछ समझ के देख लीजिए कि जैसे मान लो आपकी कोई पानी की टंकी, मैं बहुत लेमैन सा एग्जांपल दे रही हूँ आपको, जरूरी नहीं है वो इस पे कंप्लीटली फिट करे। अगर आपकी कोई पानी की टंकी है, उसके अंदर आपने पानी भरा हुआ है, ठीक है, वो क्या कर रही है, बहुत सारा पानी को स्टोर कर रही है। ओके, या फिर आप डैम लगा लीजिए। अब क्या हो जाता है, वो पानी की टंकी आपकी कोलाइड कर जाए, एक्सप्लोड हो जाए, तो क्या हो जाएगा, पानी सारा का सारा बिखर जाएगा, मैटर क्या हो गया, स्प्रेड हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा ना। इसी तरीके से जब इस सिंगुलर एटम के अंदर एक्सप्लोजन होता है 13.7 बिलियन ईयर अगो, तो इसके अंदर जितना भी सारा मैटर था वो क्या कर जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा, वो खुल जाएगा। ठीक है, तो इस एक्सपेंशन जो इनिशियली एक्सपेंशन होगी वो क्या होगी, बहुत ज्यादा फास्ट होती है, और लेटर जो अगर मैं अब देखूं तो एक्सपेंशन स्लो है। सवाल ये उठेगा कि क्या आज भी यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है? बिल्कुल, यूनिवर्स आज भी एक्सपेंड कर रहा है, बट उसका एक्सपेंशन का रेट आज स्लो है। इनिशियली क्या था, बहुत ज्यादा फास्ट था। ये कुछ ऐसा ही होगा ना, अगर पानी की टंकी अगर आपकी कोलेप्स कर जाए या ब्रेक डाउन कर जाए या डैम कोलेप्स कर जाए, तो एकदम से पानी का फ्लो बहुत फास्ट आएगा। फिर क्या हो जाएगा, पानी फैलेगा तो जरूर, बट वो धीरे धीरे स्प्रेड होगा। सिमिलर आपके यूनिवर्स के एक्सपेंशन के साथ। ठीक है, तो अब देखते हैं कि एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स का क्या मतलब है। एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स का मतलब ये है कि आपका अ, अगर मैं आज के टर्म से बोलूं कि एक्सपेंशन का क्या मतलब होगा, कि क्या गैलेक्सीज का साइज बढ़ रहा है। गैलेक्सीज का साइज तो बढ़ ही रहा है, बट इट इज नॉट ओनली अबाउट द इंक्रीज इन द साइज ऑफ द गैलेक्सीज कंप्लीटली। ये क्या है, आपका जो स्पेस बिटवीन गैलेक्सीज है ना, वो इंक्रीज कर रहा है। जैसे मान लो ये आपका यूनिवर्स है कंप्लीटली, और ये आपकी डिफरेंट डिफरेंट गैलेक्सीज है। तो गैलेक्सी का साइज ऐसा नहीं हो गया कि बड़ा होके बहुत ज्यादा हो गया है, गैलेक्सीज आर नॉट एक्सपेंडिंग, बट ये जो ए गैलेक्सी थी और बी गैलेक्सी थी, इनके बीच का स्पेस इंक्रीज हो गया। इसको समझने के लिए एक चीज समझ के देखते हैं। एक बलून ले लीजिए, शुरू में उस पे कुछ, अभी आपने उसको क्या करा है, फुलाया नहीं है, ठीक है, उसके अंदर आपने एयर ब्लू अप नहीं करी है, तो आपने उसके ऊपर कुछ मार्क्स लगा दिए, कुछ डॉट लगा देते हैं आप। और उन डॉट्स को अब आप क्या करीजिए, मान लीजिए ये डॉट्स क्या थी, आपकी गैलेक्सी थी, और वो बलून था आपका यूनिवर्स। जैसे ही उसके अंदर एयर फिल होगी, यूनिवर्स क्या कर रहा है, आपका बलून क्या करेगा, एक्सपेंड। सिमिलरली क्या किया, यूनिवर्स एक्सपेंड किया। यूनिवर्स एक्सपेंड करेगा, यानी आपको जब बलून एक्सपेंड कर रहा है, तो आप देखेंगे कि वो जो दो डॉट्स थे ना, वो दूर 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 होते जा रहे हैं। बट वो डॉट का साइज तो इंक्रीज नहीं करेगा ना, जो आपने डॉट उस पर मार्क कर दिया था बलून पे शुरू से ही मार्कर से। तो सिमिलरली गैलेक्सीज का साइज इंक्रीज नहीं करता है, गैलेक्सीज के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज करता है, जैसा कि आपका यूनिवर्स के एक्सपेंशन की बात करी। तो जब यूनिवर्स का एक्सपेंशन होता है, तो उसकी जो एनर्जी थी वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है, इट गॉट कन्वर्टेड इनटू दी मैटर, मैटर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। एनर्जी मैटर के अंदर कन्वर्ट होगी, और जब टेम्परेचर ड्रॉप करता है, तब हमारा फर्स्ट एटॉमिक मैटर क्या करता है, एग्जिस्टेंस के अंदर आता है, और उससे हमारा यूनिवर्स एग्जिस्टेंस के अंदर आया। अब यहाँ पे जो आपको याद करने वाली दो तीन बातें थी, वो ये थी, साथ साथ रिवाइज करते हुए चलेंगे। एडविन ह्यूबल ने थ्योरी दी थी बिग बैंग की, 1920s के अंदर आई थी। और ये कब आई थी, जो एक्सप्लोजन या फिर यूनिवर्स का बनना हुआ है ना, वो कब हुआ, 13.7 बिलियन ईयर अगो। कब हुआ आपका, 13.7 बिलियन ईयर अगो। अब इसको कैसे याद करेंगे हम? अच्छा, एक आपने दी सीक्रेट बुक के बारे में सुना है? तो द सीक्रेट बुक में आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात की जाती है। वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है, आप यूनिवर्स में कोई भी फ्रीक्वेंसी सेंड कीजिए, यूनिवर्स आपका उस चीज को पूरा करने में जरूर साथ देता है। यही बोलते हैं ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सीक्रेट बुक के अंदर, अगर आपने सुना होगा, या वैसे भी हम बहुत बार सुनते हैं। तो यूनिवर्स साथ है ना, तुम्हारा, तेरा से याद कर लेते हैं, कि तुम यूनिवर्स में फ्रीक्वेंसी भेजो, तो यूनिवर्स तेरा साथ देगा। तो तेरा साथ, तो तेरह से हम याद करेंगे 13, और सात से हम याद करेंगे सात, तो 13.7 बिलियन ईयर अगो। ठीक है, तो अब नहीं भूलोगे आप कि यूनिवर्स की जो बिग बैंग एक्सप्लोजन था वो कितने टाइम पहले हुआ था, 13.7 बिलियन ईयर अगो। 13 हमने किससे याद किया, तेरह, सात, सात जो होता है मतलब कि हेल्प सपोर्ट, सात, सात से याद करा हमने, अबाउट दी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हमने इसको लिंक करके याद करा। ठीक है, याद रहेगा। अब आगे मूव फॉरवर्ड करते हैं।
कि आपने अब तक बात कर ली यूनिवर्स क्या होता है। अब यूनिवर्स के अंदर मैंने आपको शुरू में बताया था, यूनिवर्स के अंदर देयर लाइज दी गैलेक्सीज। आपके यूनिवर्स में क्या प्रेजेंट होंगी? गैलेक्सीज प्रेजेंट होंगी। तो अब देखना ये जरूरी है कि ये गैलेक्सीज की फॉर्मेशन कैसे हुई है। अब तक हमने देखा बिग बैंग का एक्सप्लोजन, बिग बैंग एक्सप्लोजन के थ्रू जितना भी था मैटर क्रिएट हो गया। ठीक है, एनर्जी कन्वर्ट किसके, एक्सपेंशन की वजह से एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई? मैटर में कन्वर्ट हो गई। और मैटर कैसे बना? जब टेम्परेचर ड्रॉप आउट करता है तो एटॉमिक पार्टिकल्स बन जाते हैं, मैटर बन जाता है। अब जब मैटर बन गया है तो यूनिवर्स में बहुत सारा मैटर है और वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कुछ कहीं पे प्रेजेंट है, कुछ कहीं पे प्रेजेंट है, और सारा मैटर सेम तो नहीं है ना, जितने भी हम एलिमेंट्स देखते हैं वो सेम तो नहीं है, तो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स भी है। तो क्या होता है आफ्टर एक्सपेंशन, अर्ली यूनिवर्स के अंदर जो आपका स्टार्टिंग में जो यूनिवर्स था उसके अंदर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर और एनर्जी होता है। इसी अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर और एनर्जी की वजह से अब डिफरेंट मैटर होगा तो डिफरेंट मास होगा। अब देखो इस एरिया के अंदर मैटर ज्यादा है, इस एरिया के अंदर मैटर कम है, इसके अंदर मैटर ज्यादा है। ठीक है, तो इस एरिया के अंदर मैटर डिफरेंट है तो इसका क्या हो जाएगा? डिफरेंट मास होगा। मान लो इसका मास m1 है, दूसरी का मास m2 है। और अगर मास डिफरेंट होगा तो इनके अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स डिफरेंस होगा। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स डिफरेंट होगा तो मतलब वो डिफरेंट अमाउंट ऑफ मैटर को अपने पास खींचेगा। अब जो ये डिफरेंस इन ग्रेविटेशनल फोर्स हुआ ना, तो उसकी वजह से क्या होता है, कुछ ना कुछ ऐसे कुछ मैटर साथ आ जाता है। और साथ आने की वजह से क्या बन जाता है? देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द गैलेक्सीज। ठीक है, मान लो ये मैटर क्या हो गया, अब साथ आ गया, तो इस वजह से क्या हो जाएगा? ये आपका कंप्लीट यूनिवर्स था, ये मैंने स्प्रेडेड मैटर देखा था, ग्रेविटी की वजह से ये क्या हो गया? साथ आ गया, और इस तरीके से आपकी क्या बन गई? गैलेक्सीज बन गई। अब गैलेक्सी के अंदर एक्चुअली मैंने बोला कि मैटर है ये। मैटर क्या? इसके अंदर क्या होता है? एक्यूमुलेशन ऑफ हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस। हाइड्रोजन हीलियम गैसेस जो डस्ट पार्टिकल थे वो सारे के सारे एक्यूमुलेट होके एक क्लाउड सा बना लेते हैं। एक्चुअल में ये क्या है? एक जो मैंने इतना एक्यूमुलेटेड आपको दिखा दिया, ये एक क्लाउड है, क्लाउड ऑफ डस्ट प्लस गैसेस। विच गैसेस? हाइड्रोजन, हीलियम एंड अदर गैसेस। ठीक है, इनका एक क्लाउड है और इस क्लाउड को हम क्या बोलते हैं? नेबुला बोलते हैं। तो क्या मैं ये नहीं बोल सकती कि गैलेक्सी इज इक्वल टू नेबुला? मतलब बना तो क्या है, यूनिवर्स के अंदर बहुत सारे नेबुलास फॉर्म हुए हैं जो कि गैलेक्सीज है एक्चुअल में, राइट? तो आपकी क्या बन गई? इस तरीके से आपकी गैलेक्सी बन गई। गैलेक्सी क्यों बनी? क्योंकि डिफरेंट मैटर का स्प्रेडेड था और उसका ग्रेविटेशनल फोर्स डिफरेंट था, वो सारे कंबाइन हो जाते हैं, एक बादल सा बना देते हैं, क्लाउड सा, और ये बहुत लार्ज होता है। नेबुला छोटे क्लाउड जैसा नहीं होता, ये डस्ट का क्लाउड है, बहुत बड़ा यूनिवर्स के अंदर, यूनिवर्स के अंदर क्लाउड है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं, इस तरीके से आपकी गैलेक्सीज बन गई। ठीक है, अब आगे देखते हैं गैलेक्सीज के अंदर क्या होता है। गैलेक्सी की फॉर्मेशन देख ली, बट हमने बोला था गैलेक्सी के अंदर स्टार है। ओके, ये यूनिवर्स बन गया। यूनिवर्स के अंदर आपने बहुत सारी गैलेक्सी, अभी मैं दो की कंसिडरेशन लेके चलती हूँ। ये बनी थी एक्यूमुलेशन से, कि यहाँ पे एक्यूमुलेट हो गए, और यही गैलेक्सी क्या थी? अपनी नेबुला थी, मतलब एक्यूमुलेशन, एक क्लाउड सा था ऑफ हाइड्रोजन, हीलियम एंड अदर थिंग्स। अब इनके अंदर मुझे क्या बनाना है? वही स्टार्स बनाने हैं, क्योंकि मैंने तो यही बोला है कि गैलेक्सीज के अंदर क्या होता है, ये गैलेक्सी होगी, ये यूनिवर्स हो गया। अब इसके अंदर मुझे किसकी फॉर्मेशन करनी है? स्टार की फॉर्मेशन करनी है, वो देखेंगे। बट उससे पहले एक बार ये देख लेते हैं कि गैलेक्सीज के बारे में पढ़ लेते हैं कि हमारी कौन सी गैलेक्सी। अगर मैं बोल रही हूँ ये यूनिवर्स है, चलो यूनिवर्स तो सबका कॉमन हो गया, ठीक है, बट हम कौन सी गैलेक्सी में लाई कर रहे हैं, तो वो देखेंगे। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि टाइप ऑफ गैलेक्सीज क्या होते हैं, किस किस शेप की हो सकती है आपकी गैलेक्सी। आपकी गैलेक्सी इलिप्टिकल हो सकती है, स्पाइरल हो सकती है, और इरेगुलर हो सकती है। ठीक है, इसके भी फर्दर शेप्स हैं, वो हमको करने की जरूरत नहीं है। ये कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं कि इलिप्टिकल का क्या है, स्पाइरल का क्या है, और इरेगुलर का क्या है। ये भी आपको करने की अभी जरूरत नहीं है, इन्हें स्पेसिफिकली याद। ठीक है, तो हमारी गैलेक्सी कौन सी है? आवर गैलेक्सी इज मिल्की वे गैलेक्सी। ये सबको पता है, मोस्टली पता ही होगा। तो लेकिन इसके बारे में कुछ फैक्ट्स और टर्म्स देख लेते हैं। ठीक है, अब इसको मिल्की वे गैलेक्सी क्यों बोला जाता है? क्योंकि एक मिल्की बैंड जैसा सा दिखता है स्काई के अंदर। अगर हम बहुत डार्क एरियाज के अंदर देखें तो ये मिल्की लाइन से दिखती है। देखो, ये अगर आप देखोगे तो मिल्की लाइन से दिख रही है। ठीक है, जितने भी आप स्टार्स नेकेड आई से देख सकते हो विदाउट टेलीस्कोप इन द स्काई, वो आपकी ही गैलेक्सी के अंदर प्रेजेंट है। बट आप अपनी गैलेक्सी से बाहर के स्टार्स भी देख सकते हो विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप। ठीक है, क्लियर? अब मिल्की वे जो आपकी गैलेक्सी है, अगर मैं बात करूं तो मैंने अभी आपको बताया कि गैलेक्सीज की तीन शेप हो सकती हैं। विच वर दोज थ्री शेप्स? इलिप्टिकल,
इर्रेगुलर एंड द स्पाइरल। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि मिल्की वे गैलेक्सी की कौन सी शेप है? मिल्की वे गैलेक्सी की स्पाइरल शेप है। मिल्की वे गैलेक्सी इज स्पाइरल शेप्ड। ओके, अब इसका कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। ये डिस्क, अगर मैं इसका लेटरल व्यू देखूं तो एक डिस्क जैसा दिखाई देता है, बीच में एक बल्ज दिखाई देता है, ठीक है। इस तरीके से इसकी शेप है स्पाइरल की। अब अगर मैं बोलूं कि इस गैलेक्सी में हमारा सोलर सिस्टम कहाँ पे लाई करता है, क्या हमारा सोलर सिस्टम बिल्कुल सेंटर में लाई करता है? जवाब होगा नहीं। हमारा सोलर सिस्टम यहाँ पे कहीं लाई करता है, अप्रोक्सीमेटली सन लाइज हेयर। मतलब अब लोकेशन में मेरे को कुछ, अगर मेरे को किसी चीज की लोकेशन स्पेसिफाई करनी है तो डिस्टेंस बताना पड़ेगा ना। ठीक है, बताते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि गैलेक्सी, जो आपकी मिल्की वे गैलेक्सी है, उसकी कितनी आपकी डायामीटर है, मतलब वो कितनी ब्रॉड है। तो 1 लाख लाइट ईयर के अप्रोक्सीमेटली आपकी मिल्की वे गैलेक्सी का डायामीटर होता है, ठीक है। और सन आपका क्या है, 28,000 लाइट ईयर्स अवे प्रेजेंट है। कितना अवे प्रेजेंट है? 28,000 लाइट ईयर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी आपका क्या है, सन प्रेजेंट है। अब आपको ये कंफ्यूजन हो सकती है कि व्हाट इज लाइट ईयर। इसको समझने की कोशिश करते हैं कि लाइट ईयर क्या होता है। लाइट ईयर आपकी यूनिट, जैसे आप हम मेजर कर रहे हैं किसी भी चीज का डिस्टेंस मेजर करना है हमें, कि भाई यहाँ से यहाँ तक वो जगह कितनी दूर है, तो हम की किलोमीटर्स, मीटर्स, इन यूनिट्स में मेजर करते हैं। बट इन टर्म ऑफ द स्पेस के टर्म में आप किलोमीटर और मीटर बहुत छोटी यूनिट्स रह जाती है, तो इनमें हम मेजर नहीं करते हैं, हम मेजर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ लाइट ईयर की फॉर्म में, ठीक है। मतलब स्पीड कितनी, लाइट कितनी स्पीड से ट्रेवल करती है एक साल में, वो होता है आपका लाइट ईयर। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन 1 ईयर इज नोन एज द लाइट ईयर। लाइट किस स्पीड से ट्रेवल करती है, सबसे पहले तो ये सवाल उठता है। लाइट करती है आपकी 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से आपकी लाइट ट्रेवल करती है वैक्यूम के अंदर, ठीक है। तो एक साल के अंदर लाइट कितना ट्रेवल कर लेती है? एक साल के अंदर लाइट ट्रेवल कर लेती है 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, यानी कि 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर, ठीक है। इतना ट्रैवल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका एक लाइट ईयर। तो आपकी जो लाइट ईयर है वो किसकी यूनिट है? डिस्टेंस की यूनिट है, ना कि ये आपकी टाइम की यूनिट है। होपफुली ये क्लियर हो गया होगा। अब जैसे कि अगर अभी भी आपको समझ नहीं आया तो इसे समझने की कोशिश करते हैं। सन से सन से जो अर्थ तक लाइट जाती है आपकी, है ना, उसमें कितना टाइम लगता है? 8 मिनट 20 सेकेंड, ओके। और अर्थ से आपकी लाइट को, अगर आपको कोई भी चीज लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर रही है, तो उसको अर्थ से मून में जाने में कितना टाइम लगेगा? 1.28 मिनट्स, ठीक है। ये डिस्टेंस के अकॉर्डिंग आपका वेरी करता है। चलो अब आगे समझते हैं। तो हम बात कर रहे थे आवर गैलेक्सीज में, हमने ये बात कर ली, ठीक है। हमने बोला कि मिल्की वे गैलेक्सी की जो विड्थ है वो कितनी होगी आपकी? 1 लाख लाइट ईयर, यानी कि मिल्की वे गैलेक्सी का डिस्टेंस है 9.5 या फिर 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर। और मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर से जो आपका सन है, सोलर सिस्टम, कितनी दूरी पे आता है? ये 28,000 लाइट ईयर्स अवे है, ओके। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे। अ, अगर मैं बात करूं कि भाई हमारी जो गैलेक्सी थी वो मिल्की वे गैलेक्सी थी, हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के क्लोजेस्ट कौन सी गैलेक्सी लाई करती है? नियरेस्ट गैलेक्सी मेजर का नाम बताइए। तो उसका नाम है एंड्रोमीडा। एंड्रोमीडा इज द नियरेस्ट गैलेक्सी, क्योंकि मैंने क्या बोला, यूनिवर्स में देयर आर लॉट ऑफ गैलेक्सीज। तो हमारी अगर मिल्की वे गैलेक्सी है तो उसकी कितनी पास, सबसे क्लोजेस्ट कौन सी अनदर गैलेक्सी है? तो उसका नाम है एंड्रोमीडा गैलेक्सी। कितनी पास है हमसे? 25 लाख लाइट ईयर्स क्लोजेस्ट है हमसे, ठीक है। मिल्की वे गैलेक्सी की एक और सैटेलाइट गैलेक्सी है। सैटेलाइट गैलेक्सी का मतलब होता है विच इज क्लोजेस्ट टू इट, ठीक है, बट वो मेजर नहीं है, ठीक है। तो सैटेलाइट गैलेक्सी जो मिल्की वे गैलेक्सी की एक और है वो है कैनस मेजर ड्वार्फ, ठीक है। अब देखेंगे हम फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स के बारे में। गैलेक्सी पढ़ चुके हैं, मिल्की वे गैलेक्सी पता चल चुका है, उसकी जो क्लोजेस्ट गैलेक्सी है वो एंड्रोमीडा है। दूसरी, हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी की जो सैटेलाइट गैलेक्सी है उसको कैनस मेजर ड्वार्फ बोलते हैं, ये भी हम याद कर चुके हैं। अब हम देखेंगे कि हमने गैलेक्सीज की फॉर्मेशन तक सब देख लिया कि ठीक है,
यूनिवर्स के अंदर कुछ मैटर्स अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड था, ग्रेविटी की वजह से एक्यूमुलेट हो गया तो बना दी गैलेक्सीज। अब गैलेक्सी के अंदर कैसे बनाओगे स्टार? सेम प्रोसीजर चलेगा, फिर से एक्यूमुलेशन होगी। अब वो जो गैलेक्सी बनी थी वो क्या थी? नेबुला था, मतलब एक क्लाउड था जो डस्ट का था और आपकी गैसेस का था। अब यही जो नेबुला है, जब मैं नेबुला वर्ड बोलूं मीन्स आप उसको कोरिलेट करेंगे किससे? गैलेक्सी से। तो जो भी आपका नेबुला है, लेट अस सपोज ये आपका वो क्लाउड ऑफ डस्ट और ये सब था, ठीक है, गैसेस का था। अब इसके अंदर क्या होता है आपका? अल्टीमेटली क्लम्प्स ऑफ गैसेस बनने शुरू हो जाएंगे। आपकी गैसेस क्या हो जाएंगी? पास आके कुछ क्लम्प्स बना देंगी, कुछ गट्ठर से बना देंगी गैसेस के। अब जब ये क्लम्प्स ऑफ गैसेस और ज्यादा डेंसर 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 हो जाता है, अब यहाँ पे भी जरूरी नहीं है एक ही गट्ठर सा बनेगा, और भी क्लम्प्स ऑफ गैसेस बन सकते हैं इस नेबुला के अंदर, ठीक है। मतलब गैसेस अपनी रिएक्ट करके कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बनाए कि आपके क्लम्प्स बना दे, कुछ गट्ठर से बना दे गैसेस के। अब ये क्या हो जाएगी? और एक्यूमुलेशन होगी, और एक्यूमुलेशन होगी, उससे वो और ज्यादा डेंसर होते जाएंगे। जितना ज्यादा डेंसर हो जाएंगे उससे क्या होगी? आपकी फॉर्मेशन ऑफ स्टार हो जाएगी। अगर ये आपकी गैलेक्सी G1 है तो इसके अंदर आपका क्या हो जाएगा? इसी तरीके से यहाँ पे स्टार्स की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी। अब स्टार्स क्यों बोला इसको? प्लैनेट्स क्यों नहीं बोला मैंने कि भाई प्लैनेट्स की फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई? क्योंकि जब एक क्लम्प्स ऑफ गैसेस बने, जब एक गैसेस टुगेदर आई ना एक दूसरे के साथ, तो उसकी वजह से क्या होती है? इसके अंदर रिएक्शन होती है, और रिएक्शन की वजह से होगी हीट प्रोड्यूस। ये हम सन के अंदर जब हम सन की फॉर्मेशन देखेंगे तब देखेंगे, तो हीट प्रोड्यूस होगी, और ये हीट क्या हो जाएगा? सोर्स ऑफ एनर्जी हो जाएगा। तो मैंने क्या बोला था आपको? बताया नहीं था कि स्टार्स ही सिर्फ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो क्या करेंगे? आपकी लाइट को इमिट करते हैं, यानी जो ल्यूमिनस होते हैं, जो जो खुद की लाइट थ्रू करते हैं। तो इन स्टार्स के अंदर कहाँ से आ रही है ये हीट? ये इन्हीं गैसेस के फ्यूजन कॉलिजन से ये हीट प्रोड्यूस होगी, जबकि ऐसा प्लैनेट्स के अंदर नहीं होता। तो इन स्टार्स से फर्दर अब प्लैनेट्स बनेंगे। अब और फर्दर हमें इसको डीपली जाके देखना है, तो हम फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स देख लेते हैं। अब ये आपका क्या था? नेबुला था। नेबुला के अंदर क्या बन चुके हैं? ये स्टार्स बन चुके हैं। अब हम यहाँ तक का गेम समझ चुके हैं। अब स्टार्स क्या थे? एक्चुअली में दीज आर द लोकलाइज्ड लम्प्स ऑफ द गैसेस, मतलब कि एक पोजीशन पे गैसेस के गट्ठर है, ठीक है। अब क्या होगा? अब ये अगर मान लो यही गट्ठर अब बन चुके हैं, स्टार बन चुका है, इनके अंदर शाइनिंग आ चुकी है, बट अब क्या होता है? ये और इसके अंदर कंसाइजेशन स्टार्ट होती है, ठीक है। तो अगर और ज्यादा कंसाइजेशन स्टार्ट होगी तो जो बीच में क्या हो जाता है? ये अब मैं स्टार की बात कर रही हूँ, दिस इज योर वन स्टार, ओके। ये आपका एक स्टार है। अब इस स्टार के अंदर बीच में वाले पोर्शन में क्या हो जाता है? और ज्यादा कंडेंसेशन की वजह से कोर की फॉर्मेशन हो जाती है। इंटरनली देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कोर ड्यू टू दी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। अब यहाँ पे तो आपकी कोर बन गई, मतलब गैस का तो ये पूरा का पूरा जो आपका एरिया है ना, इसको मैं अलग कलर से मार्क करती हूँ, ये पूरा का पूरा आपका है तो गैसियस ही, जो आपका स्टार था, लेकिन इसका जो कोर है वो और ज्यादा डेंसर हो गया है, ठीक है। और साइड में आपकी गैसेस प्रेजेंट है, बट वो इतनी ज्यादा डेंसर नहीं है तो प्रेजेंट तो है। अब ये साइड वाली गैसेस क्या करना कर देती हैं? रिवॉल्व करना शुरू कर देती हैं। रिवॉल्व करेंगी तो फिर ग्रेविटेशन की वजह से मैटर की डेंसिटी डिफर करेगी, उसका मास डिफर करेगा, तो कुछ फिर कंबाइन कर जाएंगे। तो अब जब रिवॉल्व करके जब कुछ कंबाइन करते हैं तो वो क्या बना लेते हैं? आपके प्लेंटी सिम्बल्स बना लेते हैं, जो अल्टीमेटली प्लैनेट्स की फॉर्मेशन करेंगे। तो ये आपकी कोर थी, ये आपका नेबुला है, लंप ऑफ गैसेस, रोटेटिंग डिस्क ऑफ द गैसेस एंड डस्ट अराउंड द कोर। जो आपकी रोटेटिंग डिस्क होगी गैसेस की और डस्ट के अराउंड द कोर, वो कंडेंस कर जाएगी किस फॉर्म में? रॉकी पार्टिकल्स की फॉर्म में। और वो क्या बना लेगी? रॉकी पार्टिकल क्लम्प्स बनाएंगे। ये क्लम्प्स और ज्यादा एग्रीगेट होके क्या बनाते हैं? प्लेंटिसिमल्स बनाते हैं। प्लेंटिसिमल्स क्या होते हैं? अब दीज आर द स्मॉलर प्लैनेट्स, ठीक है, मतलब प्लैनेट्स के छोटे टुकड़े। अब ये सारे कंबाइन होके आपके अल्टीमेटली क्या बना लेंगे? प्लैनेट्स बना लेंगे। तो समझ आ गया होगा कि ये जो बीच वाला पोर्शन है ये स्टार कैसे बना, और इसके अराउंड रिवॉल्व करते हुए आपके प्लैनेट्स कैसे बने, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे सोलर सिस्टम की। जब मैंने ये तो बात कर ली आपसे कि भाई स्टार्स बनते हैं, तो हमारा स्टार कौन सा है? हमारे सिस्टम का स्टार कौन सा है? सन है। तो इसीलिए हम हमारे सिस्टम, यहाँ पे हम स्टार सिस्टम नहीं लिखा, हमने क्या लिखा है? सोलर सिस्टम। सन को हम क्या बोलते हैं? सोलर, ठीक है। तो आवर सोलर सिस्टम। तो स्टार कैसे? अब सोलर की जगह आप सन से इसको ना डिनोट कर लो एक बार, सन और स्टार भी कर लो, है ना, ताकि आपको फॉर्मेशन क्लियर हो जाए दिमाग में। तो स्टार किससे बना था? नेबुला से बना था।
तो ये हमारी मिल्की वे गैलेक्सी का नेबुला हो गया। इसके अंदर कोर की फॉर्मेशन होगी। कोर क्या बनाएगा? अल्टीमेटली आपका सन बनाएगा। तो ये कोर की फॉर्मेशन कब स्टार्ट होती है? 5 to 5.6 मिलियन ईयर अगो। अब सवाल ये उठता है कि भाई यूनिवर्स तो मेरा बन के तैयार हो गया। यूनिवर्स की फॉर्मेशन हुई थी, जो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, 13.7 बिलियन ईयर अगो। याद है? 13 7 यूनिवर्स देगा, है ना? अगर तुम पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी उस पर भेजते हो तो 13 7 से याद करना है। 13.7 बिलियन ईयर अगो आपकी यूनिवर्स की एक्सपेंशन हुई थी, बिग बैंग थ्योरी का बात आई थी। फिर उसके बाद बनती है आपकी गैलेक्सीज। तो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी कब बनी है? ये बनी है 13.5 बिलियन ईयर अगो। 13.5 बिलियन ईयर अगो, यहाँ से 2 माइनस करना है आपको। ओके, अब इस मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर फिर स्टार की फॉर्मेशन कब शुरू होती है? ये सारी डेट्स आपको याद रखनी है, ठीक है? इसके अंदर आपकी जो स्टार की फॉर्मेशन स्टार्ट होती है वो होती है 5 to 5.6 बिलियन ईयर अगो, यानी कि सन की। और प्लैनेट्स की जो फॉर्मेशन स्टार्ट होती है वो कब होगी? 4.6 बिलियन ईयर्स अगो। ओके, अब कुछ थियरीज हैं जो आपसे एग्जाम में पूछ ली जाती हैं रिगार्डिंग आवर सोलर सिस्टम। वो किसने दी थी और उसका क्या मतलब है? आपकी पहली थियरी है जियोसेंट्रिक थियरी। जियोसेंट्रिक थियरी का मतलब है कि भाई पहले ऐसा माना जाता था किसी टाइम पे कि अर्थ सेंटर में है और उसके अराउंड सारे के सारे प्लैनेट्स क्या कर रहे हैं? रिवॉल्व कर रहे हैं। ये आपका कंसेप्शन था पहले। तो जियो, अर्थ के लिए हम वर्ड यूज करते हैं, सेंट्रिक मतलब सेंटर में। तो जियोसेंट्रिक का मतलब क्या हो गया? अर्थ इज इन दी सेंटर एंड अदर प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड इट। ये थियरी आपकी किसने दी थी? टॉलमी ने दी थी। बट हमें पता है ये गलत है। ऐसा पहले धर्म के अनुसार माना जाता था, क्रिश्चियनिटी के अनुसार माना जाता था। फिर बाद में आए कॉपरनिकस साहब, ये बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं होता, सन के अराउंड सारे प्लैनेट्स घूमते हैं। तो सन को हम एक, सन का जो वर्ड यूज करते हैं, हम सन के लिए वर्ड यूज करते हैं, वो होता है हेलियो। तो अगर हेलियो सन सेंटर के अंदर है तो क्या बोलेंगे? इस थियरी को क्या नाम दे देंगे? हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। डिफिकल्ट नहीं है याद करना। और किसने दी थी इसको? कॉपर निकस ने दी थी। ठीक है, केपलर लॉज आपके प्लैनेट्स कैसे मोशन करते हैं उसके ऊपर आपके जो लॉज दिए थे वो किसने दिए थे? केपलर ने दिए थे। ठीक है, अब जब हम ये समझ चुके हैं कि हमारा सोलर सिस्टम कैसे बना, ठीक है, अब हम अर्थ की फॉर्मेशन एक बार स्पेसिफिकली देख लेते हैं। तो अर्थ वैसे ही बना है ना, नेबुला से ही बना है। अभी तक मैंने क्या बोला? सोलर सिस्टम हमारा कैसे बना? नेबुला से बना है। अब मैं स्पेसिफिकली आपको अर्थ के कॉन्सेप्ट को समझाऊंगी। तो ओरिजिन ऑफ अर्थ के लिए एक कुछ थियरीज दी गई थी। ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेबुलर हाइपोथेसिस इज गिवन फॉर व्हाट? नेबुलर हाइपोथेसिस इज गिवन फॉर द ओरिजिन ऑफ अर्थ, कि अर्थ का ओरिजिन नेबुला से हुआ है। और उसी थ्योरी को फिर से रिवाइज किया गया 1950 के अंदर। शुरू में नेबुलर हाइपोथेसिस की जो ये थ्योरी थी वो दी थी इमानुएल कांत ने। किसने दी थी? इमानुएल कांत ने, व्हिच वाज अ जर्मन फिलोसोफर। इसको 1796 में रिवाइज करते हैं लैपलेस। ओके, अब जो बाइनरी जो आपकी थियरी है ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि द मोस्ट फेमस एंड द मोस्ट रिवाइज्ड एंड लेटेस्ट वन इज द नेबुलर हाइपोथेसिस। ये क्या बोलता है? नेबुला क्या था आपके पास? नेबुला इज योर क्लाउड ऑफ हाइड्रोजन, हीलियम, डस्ट, है ना? हाइड्रोजन, योर हीलियम एंड डस्ट पार्टिकल का ये क्लाउड है नेबुला। अब क्या करता है नेबुला के अंदर? मैंने क्या बोला था, एक टाइम के बाद क्या होगी? रोटेशन स्टार्ट होगी। तो इस नेबुला के अंदर होती है आपकी रोटेशन स्टार्ट। रोटेशन की वजह से क्या होता है? जो लाइटर एलिमेंट्स हैं, दोज हु आर द लाइटर एलिमेंट्स, जैसे कि हाइड्रोजन और हीलियम, ये आ जाते हैं सेंटर के अंदर। ठीक है, सेंटर के अंदर आने की वजह से कॉलिजन होगा और ये क्या करेंगे? कोर की फॉर्मेशन करेंगे। कोर की फॉर्मेशन जब ये करते हैं तो उसमें होती है फ्यूजन। मैंने बताया जब एनर्जीज आपकी गैसेस पास आएंगी तो उसमें फ्यूजन होगा। फ्यूजन रिएक्शन की वजह से एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और एनर्जी जो कोई भी अगर सेलेस्टियल बॉडी जिस जो एनर्जी इमिट करती है, जो लाइट इमिट करती है, उसी को तो हम स्टार बोलते हैं। हमारे केस में स्टार का नाम सूरज है, सन है। ये बात हो गई। अब अगर लाइटर जो गैसेस है वो सेंटर के अंदर आ जाएंगी तो जो आपकी डेंस गैसेस होंगी ना, जो आपकी हैवी गैसेस थी, वो क्या चली जाती है? यहाँ से बाहर की तरफ चली जाती है। ठीक है, जैसे कि आपकी हेवियर एलिमेंट्स, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम या बाकी एलिमेंट्स, ये बाहर की तरफ चले जाते हैं। और ये बाहर की तरफ आपका क्या बन रहा था? बाद में प्लैनेट्स बने। यही हमने पढ़ा ना कि बाहर की तरफ आपके प्लैनेट्स बने। तो इसीलिए आपके प्लैनेट्स किससे मिलके बने होते हैं? हेवियर एलिमेंट्स है, जबकि आपके स्टार्स कुछ किससे मिलके बने होते हैं? लाइटर एलिमेंट्स है, जैसे कि हाइड्रोजन एंड हीलियम से मिलके बने होते हैं। ठीक है, अब अर्थ की फॉर्मेशन देख लेने के बाद हम देखते हैं कि मून की फॉर्मेशन कैसे होती है। तो मून की फॉर्मेशन के लिए
माना जाता है कि अब अर्थ की फॉर्मेशन जो ये वाला प्रोसीजर हुआ ये कब हुआ बताओ मेरे को, 4.6 बिलियन ईयर अगो। ठीक है, अब अर्थ मून की फॉर्मेशन कब होती है, मून की फॉर्मेशन होती है 4.4 बिलियन ईयर अगो। क्या होता है कि एक थिया नाम का एक आपका स्पेस के अंदर एक ऑब्जेक्ट यानी एक सेलेस्टियल बॉडी नेम्ड एज द थिया, जिसका जो साइज था वो किसके इक्विवेलेंट था, मास के इक्विवेलेंट, मास के साइज की, मास जो आपका आज एक प्लैनेट है मार्स, है ना, उसके साइज के इक्विवेलेंट इस थिया का साइज था। ये आता है अर्थ को कोलाइड करता है। अर्थ को कोलाइड अगर ये करेगा तो इंटेंस हीट प्रोड्यूस होएगी, ठीक है, और बहुत सारे अमाउंट में डेब्रीज निकलेंगे। अब इतना बड़ा अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट अर्थ को हिट कर रहा है तो ऑब्वियसली देयर विल बी द रिलीज ऑफ द डेब्रीज और इंटेंस हीट भी प्रोड्यूस होगी। तो वो अर्थ उन डेब्रीज को थ्रो अवे कर देती है, लेकिन वो थ्रो अवे होने के बाद वो डेब्रीज अर्थ के ऑर्बिट में घूमना शुरू कर देते हैं और आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम ड्यू टू द ग्रेविटेशन पुल ऑफ द अर्थ वो कंडेंस हो जाएंगे और ये कंडेंस होके क्या बना लेंगे, आपका मून बना लेंगे। सो दिस इज हाउ योर मून इज formed and came into the existence। जैसे आजकल और भी न्यू थ्योरीज आ रही है, नासा अपनी बहुत सारी इस सिमुलेशन को यूज करके न्यू थ्योरीज निकालने की कोशिश कर रहा है कि हाउ द मून इज फॉर्म्ड। ओके, तो ये सब हमने देख लिया। हमने बोला प्लैनेट्स बन गए। अब तक हमने पढ़ा कि शुरू में अपने पास यूनिवर्स था, यूनिवर्स बना बिग बैंग थ्योरी से, उसको दिया एडविन ह्यूबिल ने। बिग बैंग थ्योरी से एक्सपेंशन, एक पहले छोटा सा एटम था उसके अंदर हुआ एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन के बाद क्या बनता है आपका यूनिवर्स एक्सपेंड कर जाता है, उसके अंदर मैटर स्प्रेड हो जाएगा। अब ये मैटर क्या कर जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स से कंडेंस कर जाएगा और गैलेक्सीज बना लेगा। इन गैलेक्सीज, ये गैलेक्सीज एक्चुअली क्या है, दीज आर द क्लाउड्स, नेबुलास हैं, ये क्या है, नेबुला है ऑफ डस्ट एंड गैसेस। अब इन नेबुलास के अंदर क्या होती है, और गैसेस कंडेंस करती जाती हैं और वो कंडेंस करके क्या बना लेती है, स्टार बना लेती है। अब इस एक स्टार के अंदर भी फर्दर एक कोर क्रिएट हो जाती है। कोर कैसे क्रिएट हुई थी, बाय दी रोटेशन, क्योंकि वो स्टार आपका रोटेट कर रहा था तो लाइटर गैसेस सेंटर में आ जाती है और हेवियर कहाँ जाती है, बाहर की तरफ चली जाती है। तो सेंटर में जब लाइटर गैसेस आ गई तो वो स्टार बना लेती है और बाहर जो एलिमेंट्स मूव कर रहे थे वो भी कंबाइन करके क्या बना लेते हैं, प्लैनेट्स बना लेते हैं। दिस इज हाउ होल प्लैनेट सिस्टम क्रिएटेड। ऐसे ही हमारी अर्थ बन गई कितने टाइम पहले, 4.6 बिलियन ईयर अगो। ओके, अब बात करते हैं कि जब अर्थ ऐसे बन के तैयार हो गई तो क्या जैसी अर्थ हम आज देख रहे हैं, हवा पानी सब कुछ, क्या ऐसा ही था शुरू से, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। तो देखने की कोशिश करेंगे कि अर्थ जैसी आज बनी है वो कैसे इवॉल्व हुई है। आपको लगेगा शायद कि ये ज्यादा हो रहा है, बट एक्चुअल में इनसे सवाल आते हैं, आपसे क्रोनोलॉजिकली पूछा जाता है कि अर्थ की फॉर्मेशन में, अर्थ के इवोल्यूशन में पहले क्या आया, पानी पहले आया, धरती पहले आई, जीवन पहले आया, क्या पहले आया, शुरू में कैसा था, कब आया, लाइफ कब आई एग्जिस्टेंस के अंदर, तो ये सब देखते हैं। तो इवोल्यूशन ऑफ अर्थ में हम पढ़ेंगे सबसे पहले अर्थ का फॉर्मेशन। जैसे ही अर्थ बनती है तो शुरू में अर्थ क्या होती है, बहुत शुरू में आपकी अर्थ आपको बैरन सी दिखेगी, मतलब कोई उस पे लाइफ नहीं है, रॉक की सी है, बहुत हॉट ऑब्जेक्ट, क्योंकि अभी बनी ही है बिल्कुल, तो इट वाज अ हॉट ऑब्जेक्ट अर्लियर। और एटमॉस्फेयर बहुत थिन होता है, ना के बराबर बहुत पतला सा एटमॉस्फेयर होता है। और वो किससे मिलके बना होगा, अब ये बताओ मेरे पास, वहां पे तब गैसेस कौन सी थी एटमॉस्फेयर के अंदर, एक्सेस में नेबुला के अंदर गैसेस कौन सी है, हाइड्रोजन और हीलियम। तो ठीक है, अर्थ की फॉर्मेशन में भी जब थिन एटमॉस्फेयर होगा तो हाइड्रोजन हीलियम होगी, लेकिन आफ्टर दैट देयर इज एन इवोल्यूशन ऑफ द लिथोस्फीयर। अब शुरू में अर्थ एक हॉट ऑब्जेक्ट था, बट विद द टाइम उसका टेम्परेचर डाउन आएगा, वो सॉलिडिफाई होगी। तो ये जो आपका अब तक जितना भी मटेरियल था वो क्या हो जाएगा, सॉलिडिफाई हो जाएगा और रॉक्स बनाएगा। तो हाई टेम्परेचर हाई डेंसिटी की वजह से क्या होता है, मटेरियल सेपरेट हो जाता है, बट सेपरेट होने के बाद वो कूल भी होगा, सॉलिडिफाई भी होगा, और इस तरीके से डिफरेंट लेयर्स अर्थ के अंदर बन जाती है। तो इसका मतलब पहले क्या बना, सबसे पहले आपका लिथोस्फियर, यानी कि लैंड की फॉर्मेशन हुई, अर्थ सॉलिडिफाई हुआ कूलिंग होने की वजह से। फिर क्या होगा, आपका एटमॉस्फेयर एग्जिस्टेंस के अंदर आएगा। अर्थ तो बन गई थी 4.6 बिलियन ईयर अगो, बट एक बात देखने की कोशिश करो, 4800 मिलियन ईयर्स अगो आपका एटमॉस्फेयर बना है, मतलब काफी टाइम लग गया अर्थ के बनने के बाद भी एटमॉस्फेयर के बनने में। एटमॉस्फेयर 3 स्टेजेस के अंदर आपका बन के तैयार होता है, ठीक है। सबसे पहले इम्पैक्ट ऑफ दी सोलर विंड्स। सोलर विंड्स का इम्पैक्ट का मतलब क्या है, सन से है ना कुछ विंड्स निकलती है,
फ्लेयर्स, जिनको हम आगे सन के उसमें पढ़ेंगे कि वो क्या होती है, कैसे ओरिजिनेट होती है, क्यों ओरिजिनेट होती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, अब मैंने बताया शुरू में आपका सारा एटमॉस्फेयर में क्या था, हाइड्रोजन हीलियम, लेकिन जो सन से जो विंड्स निकल के आई, जो सोलर फ्लेयर्स निकल के आई, उसने क्या करा, जो उसके एटमॉस्फेयर से क्या कर दिया, लॉस कर दिया हाइड्रोजन और हीलियम को हटा दिया, प्राइमोडियल जो उसका एटमॉस्फेयर था, क्योंकि वो इतनी तेजी से वो सन की फ्लेयर्स आई कि आपके हाइड्रोजन हीलियम को कर दिया रिमूव। अब हाइड्रोजन हीलियम को रिमूव करने के बाद जब अर्थ की कूलिंग होती है ना, तो उसमें क्या होता है कि अर्थ के इंटीरियर से बहुत सारी गैसेस निकलती है, इंटीरियर ऑफ अर्थ से वॉल्केनिक इरप्शंस होंगे, ठीक है, वॉल्केनिक इरप्शन होंगे तो इंटीरियर ऑफ अर्थ से बहुत सारी गैसेस निकलेंगी। अब गैसेस निकली तो मतलब अब मैंने पहले अर्थ के एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन और हीलियम थी, वो सोलर फ्लेयर्स ने रिमूव कर दी। फिर अर्थ में होती है वॉल्केनिक इरप्शन, तो अब अर्थ के अंदर क्या आई, न्यू गैसेस ऐड हो गई, ठीक है, हाइड्रोजन हीलियम बाय बाय, न्यू गैसेस ऐड हो जाती है। अब उसके बाद क्या है, आपका फोटोसिंथेसिस होना शुरू होता है। अप्रोक्सीमेटली फोटोसिंथेसिस कब होना शुरू होएगा, 2500 से 300 मिलियन ईयर्स अगो, तो वो आपका वहां से आपका लिविंग वर्ल्ड आता है। ऑक्सीजन आपकी 200 मिलियन ईयर अगो फिर ऐड होना शुरू होगी। अब फोटोसिंथेसिस से जब एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा ना, तब आपका ये करंट एटमॉस्फेयर बनेगा, ठीक है। उसके बाद आपका है कि आपका 500 मिलियन ईयर अगो आपका क्या होगा, जस्ट अ मिनट, ठीक है, 4000 मिलियन ईयर अगो आपका हाइड्रोस्फीयर आएगा, मतलब पानी की एग्जिस्टेंस आएगी। कूलिंग जब आपकी ये हुए थे, वॉल्केनिक इरप्शन हुए थे, तो उसमें वाटर वेपर्स भी निकलते हैं, तो वो कंडेंस होके क्या बनाएंगे, रेनफॉल बहुत ज्यादा हो जाती है, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, रेनफॉल होगी, तो उससे वाटर वेपर्स फॉर्म होंगे, बारिश होगी, ठीक है। और वाटर्स जिन डिप्रेशन में कलेक्ट हुआ, उनसे क्या बना आपका ओशियन। मान लो आपकी यहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन हुई थी, तो उससे क्या बन गया था, आपका अर्थ के अंदर डिप्रेशन बन गया था। वॉल्केनिक इरप्शन हुई तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, वहां पर रेनफॉल होगी, ठीक है। ये हम क्लाइमेटोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे कि कैसे होता है सब। तो यहाँ रेनफॉल हुई तो इन डिप्रेशन के अंदर पानी भर गया और ये बन गया आपके ओशन। और आपका जो ओरिजिन ऑफ लाइफ है वो इस तरीके से होता है 3800 मिलियन ईयर्स अगो। क्लियर। अब ये एक समरी चार्ट है आप लोगों के लिए विच यू हैव टू लर्न बाय हार्ट, ताकि कि अब जितना भी हमने पढ़ा ना, ये मैंने आपको पूरी पिक्चर इसलिए बताया था कि आपको कुछ भी मगअप ना करना पड़े, ठीक है। अब ये एक समरी चार्ट है जिसमें आपको बताया हुआ है कि किस टाइम किस चीज का इवोल्यूशन हुआ था, कौन सी पहले आई थी, कौन सी बाद में आई थी। तो दिस इज इन द रिवीजन फॉर्म विच यू हैव टू डू। तो मैंने आपको यूनिवर्स के लिए ट्रिक बताई थी, तेरा साथ यूनिवर्स देगा इफ यू सेंड द फ्रीक्वेंसी, राइट। तो इसको तो हम इजीली याद कर लेंगे, यूनिवर्स के लिए 13.7। यूनिवर्स के अंदर क्या बनेगी, गैलेक्सीज बनेगी। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लिया हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में बनने के लिए, इसने 13.2 बिलियन ईयर्स अगो ये बन गई थी। 13.5 शायद मैंने पहले बोला था, वो 13.5 नहीं है, 13.2 बिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। तो 13.2 बिलियन ईयर्स अगो वो बन गई थी। अब उसके बाद हमारी गैलेक्सी के अंदर स्टार्स कब बने, अब ये मैं सब कुछ अपनी गैलेक्सी के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। हमारी गैलेक्सी के अंदर स्टार बने थे 5 से 6 बिलियन ईयर अगो। और उस गैलेक्सी स्टार्स के अंदर जो कोर की फॉर्मेशन होती है, मतलब सन की फॉर्मेशन होती है, वो भी क्या हुई 5 टू 5.6 बिलियन अगो। प्लैनेट्स की फॉर्मेशन कब होनी शुरू हुई, 4.6 बिलियन ईयर्स अगो। मून 4.4 बिलियन ईयर अगो। अब ये सब बनने के बाद सबसे पहले अर्थ पे क्या बना था, लिथोस्फीयर बना था। उसके बाद आपका क्या बना है, एटमॉस्फेयर, फिर हाइड्रोस्फीयर, और आखिरी में किसका ऑरिजिन हुआ है, लाइफ का ऑरिजिन हुआ है। तो एटमॉस्फेयर कब बनता है, 4800, ठीक है। अब ये देखो, ऑरिजिन ऑफ लाइफ और एटमॉस्फेयर यही है कि 4800 3800, यहाँ पे एक डिजिट का फर्क है, यहाँ 4 है, यहाँ पे 3 है, ठीक है। हाइड्रोस्फीयर इन दोनों के बीच में बनेगा 4000 मिलियन ईयर अगो। ये वाली जितनी भी टर्म्स थी, ये किसके अंदर है, बिलियन के अंदर है। ये वाली किसके अंदर है, जो अर्थ की एटमॉस्फेयर और लिथोस्फेयर और इन सब की बनने की बात करती हूँ ना, वो आपको टर्म्स किस में याद करनी है, मिलियन में याद करनी है। ये गलती करके मत आना कहीं पे भी। क्लियर, ठीक है। अब बात करेंगे हमारे सोलर सिस्टम की, आवर सोलर सिस्टम। सो हमारे सोलर सिस्टम के अंदर देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ सन। सबको पता है हमारे सोलर सिस्टम में क्या क्या है, एक सन है, 8 प्लैनेट्स हैं, मून्स है काफी सारे, है ना, मून्स आपके प्रेजेंट है, और आपके मिलियंस ऑफ एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स प्रेजेंट है, मिलियंस ऑफ एस्ट्रॉइड्स एंड कॉमेट्स आर प्रेजेंट, ठीक है। सन हम बात कर चुके हैं, सन इज योर स्टार। आपका सन क्या है, एक स्टार है, बिकॉज ये लाइट
इसके अंदर खुद की लाइट क्रिएट करता है ये। इसी लाइट से शाइन करते हैं आपके प्लैनेट्स, खुद की लाइट क्रिएट नहीं करते। ये सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। और उसके बाद आपके प्लैनेट्स के अराउंड कौन रिवॉल्व करता है? मून रिवॉल्व करते हैं। बट ये एस्ट्रॉइड ऐसा नहीं है कि प्लैनेट्स और मून के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। एस्ट्रॉइड कॉमेट्स का कुछ इनसे लेना देना नहीं है, वो सन के अराउंड भी रिवॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको इससे लिंक मत करना। ओके, ठीक है। अर्लियर हमारे पास क्या थे? 9 प्लैनेट्स प्रेजेंट थे। 9th वन इज द प्लूटो, हर किसी को पता होगा। बट क्या हुआ प्लूटो के साथ? क्यों निकाल दिया गया उसको एज अ प्लैनेट की कैटेगरी में से? टिल 15th अगस्त 2006 प्लूटो क्या था? आपका प्लैनेट ही था। बट आज वो प्लैनेट नहीं है। आज क्या है फिर वो? आज वो एक ड्वार्फ प्लैनेट है। नेक्स्ट सवाल उठेगा, फिर ये ड्वार्फ प्लैनेट और प्लैनेट में अंतर क्या होता है? और उससे पहले ये सवाल उठता है कि इसको निकाला किसने? इसको किसने बोला कि तू प्लैनेट नहीं है? इसको बोलती है आपकी IAU, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन एक ऐसा संगठन है, एक ऐसी एनजीओ है जो 1919 के अंदर बनी थी। 1919 के अंदर, ये एक साल पहले नहीं बनी ह्यूबल की थ्योरी आने से पहले। याद करो ह्यूबल की थ्योरी कब आई है ऑफ बिग बैंग? 1920s के अंदर। तो उससे एक साल पहले IAU बनी थी, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, जो क्लासिफाई करती है, जो नेमिंग करती है कि भाई आप सेलेस्टियल बॉडीज को कैसे नेम करेंगे। ठीक है, तो ये बनती है। इसने 2006 की जो इसकी मीटिंग थी उसमें इसने बोला कि ड्वार्फ प्लैनेट है प्लूटो, इसको हम प्लैनेट नहीं बोलेंगे। तो इसने कुछ कंडीशंस बताई कि किसी चीज को अगर प्लैनेट आपको बोलना है तो वो किस किस कंडीशन पे बोला जाएगा। ये ऑर्गेनाइजेशन के जो हेडक्वार्टर्स हैं आपके, वो कहाँ पे हैं? पेरिस के अंदर है। ठीक है, पेरिस इज इन फ्रांस। गुड। सो व्हाट आर द क्राइटेरियाज अकॉर्डिंग टू IAU, जिसके अकॉर्डिंग किसी भी सेलेस्टियल बॉडी को प्लैनेट बोला जाता है? मैं दोनों कंपैरेटिवली पढ़ाऊंगी कि किस कंडीशन के अंदर आपके किसी भी सेलेस्टियल बॉडी को प्लैनेट बोला जाएगा और किसके अंदर आपको ड्वार्फ प्लैनेट बोला जाएगा। 3 कंडीशन है अगर आपको प्लैनेट कहलाना है तो। किसी भी, अगर आपको रिवॉल्व किसी भी सेलेस्टियल बॉडी को प्लैनेट कहलाना है तो 3 कंडीशन है। पहली है कि तुम ऑर्बिट करोगे सन के अराउंड। तुम सन के अराउंड घूम रहे हो, मतलब जो ऑब्जेक्ट्स सन के अराउंड नहीं घूम रहे, जैसे हमारा चांद सन के अराउंड नहीं घूम रहा ना, इट इज नॉट ऑर्बिटिंग अराउंड द सन, तो वो तो प्लैनेट हो ही नहीं सकता। मतलब मून्स आर नॉट प्लैनेट्स। ओके, तो पहली कंडीशन है रिवॉल्विंग अराउंड द सन, ऑर्बिट शुड बी अराउंड द सन। दूसरा है आपका सफिशिएंट मास होना चाहिए और सफिशिएंट ग्रेविटेशनल फोर्स होना चाहिए जिससे आप अपनी एक शेप मेंटेन कर सको। ऐसा नहीं आपकी शेप चेंज हो रही है फ्रीक्वेंटली, नो 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 नो। सफिशिएंट मास, हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम आप अटेन कर सको और आप अप्रोक्सीमेटली राउंड शेप या फिर जियोइड शेप या जिस तरीके की भी शेप को मेंटेन कर सको। दूसरी कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन ये है कि तुम्हारी प्रोएक्सिमिटी में जहां पे एक प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, उसके उस प्रोएक्सिमिटी में कोई और नहीं होना चाहिए। मतलब नेबरहुड साफ होना चाहिए, बिल्कुल प्लैनेट है वो एक्चुअल में। ठीक है, तो क्लियर्ड नेबरहुड होना चाहिए उसके ऑर्बिट का, उसको हम क्या बोलेंगे? प्लैनेट बोलेंगे। तो क्या प्लूटो के साथ ऐसा नहीं था? नहीं, प्लूटो के साथ ऐसा नहीं था। प्लूटो रिवॉल्व तो करता था अराउंड द सन, तो पहली कंडीशन तो पूरी करता है प्लूटो, बट प्लूटो की कंप्लीटली वो ग्रेविटी के अकॉर्डिंग स्फेरिकल शेप मेंटेन नहीं कर पाता। ठीक है, और उसका नेबरहुड भी क्लियर नहीं था, इसीलिए प्लूटो को क्या बोल दिया गया? ड्वार्फ प्लैनेट बोल दिया गया। अब ड्वार्फ प्लैनेट होने की क्या कंडीशन है? ड्वार्फ प्लैनेट मतलब तुम प्लैनेट कंप्लीटली भी नहीं हो, बट तुम्हें कुछ और, मैं मून वगैरह भी नहीं बोल सकती। मैं मून तुम्हें इसलिए नहीं बोल सकती क्योंकि तुम सन के अराउंड रिवॉल्व करते हो, यू आर ऑर्बिटिंग अराउंड दी सन, दैट्स व्हाई आपको मून नहीं बोला जा सकता। तो ऐसे प्लैनेट्स को हम ड्वार्फ प्लैनेट्स बोलते हैं, जो रिवॉल्व तो करते हैं सन के अराउंड, बट ये मून भी नहीं है, किसी की नेचुरल सैटेलाइट नहीं है, किसी प्लैनेट की नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। और ये रफली स्फेरिकल भी हो जाते हैं ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल, बट प्रॉब्लम ये है इनका जो नेबरहुड है ना वो क्लियर नहीं होता। यानी कि इनके आसपास कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, इनके जो रास्ते में कोई ना कोई और सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट आता रहता है, जिसकी वजह से इन्हें कंप्लीटली मैं क्या नहीं बोल सकती? प्लैनेट नहीं बोल सकती। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे कितने ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में? आज तक हमारे सोलर सिस्टम में 5 ड्वार्फ प्लैनेट्स है जिसको रिकॉग्नाइज किया है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने। ऐसा नहीं है कि ये ही सिर्फ 5 है, इसके अलावा भी और है, बट रिकॉग्नाइज्ड वन 5 ही है, इसलिए इन पांचों के नाम याद करने जरूरी है। ओके, तो पहला है आपका प्लूटो, एरिस, मेकमेक, हुआमिया एंड सिरस। दीज आर द 5 ड्वार्फ प्लैनेट्स। अब इनको याद करने की ट्रिक पता होनी चाहिए, करने की कोशिश करते हैं, है ना?
तो इसको याद करने की ट्रिक है कि सीरियस, सीरियस को हम याद करेंगे वर्ड सीरियस से, ठीक है। हुआ मियाँ को वो मुस्लिम्स मियाँ मियाँ जी नहीं करते, है ना, तो इसको याद करेंगे उससे, मेक मेक एरस प्लूटो, ठीक है। सो ट्रिक इज प्लूटो बिकम सीरियस टू मेक एरस। शायद नहीं समझ आया है ना कि मैंने क्या बोला। बात ये बोली मैंने कि मेरे को पता है प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट बोल दिया गया है, राइट, प्लूटो इज नोन एज अ ड्वार्फ प्लैनेट नाउ, मतलब अब एक है ना इलॉजिकल सा चीज याद करने की कोशिश करते हैं कि प्लूटो को ड्वार्फ इसलिए बोला गया है क्योंकि है ना उसकी देखने की शक्ति कम हो गई थी, क्योंकि उसकी आयरिस खराब हो गई थी। आई में क्या होता है, आयरिस होता है ना, तो उसकी आयरिस में इशू आ गया था, इसीलिए प्लूटो देख नहीं पा रहा था, इसलिए उसको ड्वार्फ प्लैनेट बोल दिया। ये सिर्फ हम याद करने के लिए कर रहे हैं। तो इससे हम ट्रिक करेंगे याद की प्लूटो के साथ साथ और कौन कौन से ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं, ठीक है। तो प्लूटो को ये पता चला कि जैसे ही भाई वो ड्वार्फ प्लैनेट की कंसिडरेशन कैटेगरी में इसलिए आया क्योंकि उसकी आयरिस खराब हो गई थी, तो वो सीरियस हो जाता है टू मेक आयरिस, आईज, आईज को बनवाने के लिए, नहीं बोलते कि आंखें बनवाएंगे, है ना, तो वो आईज को बनवाने के लिए सीरियस हो जाता है। और ये बात किससे पता चली हमें, मियाँ जी से पता चली, हुआ मियाँ से पता चली, है ना। जैसे किसी मियाँ जी ने बताया कि प्लूटो सीरियस हो गए हैं टू मेक दी आयरिस, ओके। तो ये मियाँ वो वाला है कि आपका जो वो बोलते हैं ना मुस्लिम में, अ, मुझे नहीं पता स्पेसिफिकली क्या होता है। तो हुआ मियाँ आप किससे याद करेंगे, हुआ मियाँ टोल्ड दैट द प्लूटो बिकम सीरियस, सीरियस है वैसे, सीरियस टू मेक दी आइस, आयरिस, आयरिस को बनवाने के लिए तैयार हो गया। होपफुली याद हो जाएगा। अब इन सबकी लोकेशन देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो जो सीरस है ये आपका कहाँ लाया करता है, इट वाज एन एस्ट्रॉइड, ये एक एस्ट्रॉइड था और ये एक एस्ट्रॉइड बेल्ट के अंदर लाया करता है, ये ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी के अंदर आता है। तो ये एस्ट्रॉइड बेल्ट आपकी मार्स और जुपिटर के बीच में आते हैं, इसको हम फर्दर आगे की क्लास में पढ़ेंगे। तो आपका सीरस क्या है, आपका एस्ट्रॉइड बेल्ट के अंदर लाया करता है, ये आपका लार्जेस्ट एस्ट्रॉइड था, ठीक है। इसके ऊपर हमें सॉल्टी वाटर भी डिस्कवर हुआ है और इसी वजह से इसे ओशियन वर्ल्ड भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद बाकी की लोकेशन देख लेते हैं। प्लूटो की तो हमें पता ही है। अब ये जितने भी 5 ड्वार्फ प्लैनेट्स की मैंने बात करी है, इनमें जो लार्जेस्ट है वो कौन सा है, प्लूटो इज द लार्जेस्ट वन। सेकेंड लार्जेस्ट आयरिस है। इन दोनों के बीच में बहुत कम ही आपका डिफरेंस है साइज के अंदर, लेकिन प्लूटो इज द लार्जेस्ट वन। सो हेयर इज योर प्लूटो आफ्टर द नेपच्यून, नाइन्थ जो हम प्लैनेट तब बोलते थे। उसके बाद आपकी एक क्यूपर बेल्ट आती है नेपच्यून के बाद। तो यहाँ पे आपका मेक मेक जो बाकी है ना आपके आयरिस, मेक मेक, हुआ मिया, ये तीनों के तीनों आपकी क्यूपर बेल्ट के अंदर लाया करने वाले आपके ड्वार्फ प्लैनेट्स है। ड्वार्फ क्यूपर बेल्ट के अंदर और भी बहुत सारे ड्वार्फ प्लैनेट्स लाया करते हैं। तो होपफुली आपको ये लोकेशन भी क्लियर हो गई है कि कौन सा कहाँ लोकेटेड है, किस तरीके से लोकेटेड है। अब हम बात कर लेते हैं प्लूटो के बारे में, क्योंकि हम अब ड्वार्फ प्लैनेट्स की बात कर रहे हैं और प्लूटो वाज अर्लियर अ प्लैनेट, तो इसकी थोड़ी सी बात कर लेनी जरूरी है। तो प्लूटो वाज डिस्कवर्ड बाय द क्लेडी टॉम्बो इन द 1930 के अंदर किया था। एक्चुअली में इट इज क्लेडी विलियम, ठीक है। तो क्लेडी विलियम ने इसको किया था। अब प्लूटो प्लूटो के पास भी मून्स है, प्लूटो इटसेल्फ हैव द मून्स, और प्लूटो के पास कितने मून्स है, 5 मून्स है, ठीक है। अब इसको कैसे याद करेंगे, प्लूटो के पास कौन कौन से मून्स है, ये पूछा जाता है एग्जाम में, पूछा भी गया है। तो प्लूटो के पास 5 मून्स को याद करने का एक तरीका है कि समझ लो प्लूटो के मैंने 2 फेजेस की बात करी। जब मुझे याद करना था वो ड्वार्फ प्लैनेट है, तो मैंने उसको क्या बना दिया था, एक बुजुर्ग बना दिया था जिसकी आंखें खराब हो गई थी, जिसकी आयरिस की प्रॉब्लम चल रही थी, है ना। वहां से हमने याद करा था प्लूटो, आयरिस, सीरियस, मेक, हुआ मिया, है ना, ये सब हमने याद करा था। अब दूसरा कंडीशन हम ले लेते हैं कि प्लूटो बहुत चिल पिल और कूल सा बंदा है, मतलब दोनों हमने बिल्कुल एडवर्स कंडीशन याद करने की कोशिश करी है, ठीक है। तो प्लूटो क्या है कि या फिर पुरानी वाली कंडीशन को याद रखते हैं, है ना? नहीं, नई वाली को याद करते हैं। तो जो आपका प्लूटो है वो क्या है, अब आपका बिल्कुल एक छोटा-सा यंगस्टर सा किड है। तो इस प्लूटो के क्या हैं, इसके कुछ ट्रेट्स की बात करूँगी मैं। इस प्लूटो के 4 यार हैं, ठीक है? 4 यार हैं। ये सोच के देखना, आजकल के बच्चे ऐसे ही होते हैं। प्लूटो के 4 यार हैं, बहुत ज़्यादा नेटफ्लिक्स देखता है, बहुत ज़्यादा स्टाइल मारने में बिलीव करता है और तो कुछ करता नहीं है लाइफ में, और बहुत ज़्यादा करता है बकवास, ठीक है? और हाँ, हेल्थ के नाम पे
ही ड्रिंक्स अ लॉट ऑफ वाटर, ठीक है, तो बहुत ज्यादा वाटर कंज्यूम करता है। तो इससे मैं आपको पांचों नाम याद करा सकती हूँ प्लूटो के, आपके स्टार्स के, सॉरी मून्स के। तो 4 यार से आप याद करेंगे चेरॉन को, 4 यार से याद करेंगे आप चेरॉन को। तो इसका जो पहला आपका वो है मून है, वो कौन सा है, चेरॉन है, ठीक है। ये क्लोजेस्ट भी है प्लूटो के और लार्जेस्ट भी है। उसके बाद नेटफ्लिक्स से आप याद करेंगे निक्स, नेटफ्लिक्स निक्स, ठीक है। स्टाइल से आप याद करेंगे स्टाइक्स, लूडो बहुत स्टाइल मारता है, इसीलिए इसका मून का नाम क्या है, स्टाइक्स है। आपको पता है क्या करना होता है, ऑप्शंस जब आते हैं तो हल्का फुल्का भी अगर आपको याद रह जाए किसी कहानी से, तो यू विल बी एबल टू डू इट, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, ठीक है। प्लूटो बहुत पानी पीता था, तो इसीलिए क्या है, हाइड्रा इज ऑल्सो इट्स मून। प्लूटो बहुत बकवास करता है, कर बकवास है ना, तो कर ब्रॉस लाइक प्लूटो, ठीक है। तो हो गए होंगे प्लूटो के ट्रेड्स याद। पहले हमने प्लूटो को क्या बनाया था, बहुत एजेड पर्सन बनाया था। प्लूटो के मून को याद करने के लिए हमने उसको बहुत यंगस्टर सा बना दिया है, ठीक है। तो दिस इज योर ऑल अबाउट इट। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे हमारे सोलर सिस्टम के बारे में स्पेसिफिकली। सो इस क्लास को एक बार क्विकली 4 मिनट के अंदर हम रिवाइज करने की कोशिश करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंटली रिवाइज करेंगे, फटाफट देख लो। हमने बात करी थी अगर क्रोनोलॉजिकली यूनिवर्स के अंदर गैलेक्सी, गैलेक्सी के अंदर सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम के अंदर प्लैनेट्स एंड अदर थिंग्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो हमने बात करी, स्टार्स वो होते हैं जो खुद की लाइट एमिट करते हैं, प्लैनेट्स जो दूसरों से लाइट लेते हैं। एस्ट्रोनॉमी क्या होती है, स्टडी ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इन द स्पेस, ठीक है। यूनिवर्स की फॉर्मेशन की जब हमने बात करी थी, तो यूनिवर्स की फॉर्मेशन की थ्योरी का नाम था बिग बैंग थ्योरी। कब दी गई, 1920s के अंदर, जब इंडिया में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रही थी। किसने दी, एडविन ह्यूबिल ने। ह्यूबिल को याद कर सकते हो, अगर आपको ये याद ना रहे ना तो बबल से याद कर लो, है ना, क्योंकि बिग बैंग में क्या हुआ था, एक्सप्लोजन ही हुआ था, और बबल भी क्या करता है, फूट जाता है एक टाइम के बाद, एक्सप्लोड हो जाता है। तो बबल ह्यूबिल, ह्यूबिल ने इसको दिया था। कब हुआ, 13.7, 13.7 बिलियन ईयर अगो, 13 देगा यूनिवर्स इफ यू विल सेंड द गुड फ्रीक्वेंसीज टू इट। तो इस तरीके से मैटर एग्जिस्टेंस के अंदर है, इसी को हम एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस भी बोलते हैं। जब यूनिवर्स एक्सपेंड करता है तो गैलेक्सीज के बीच का स्पेस इंक्रीज होता है। ये हमने किससे याद किया था, बलून के एग्जाम्पल से। डॉट बनाओ, बलून को फुला दो, देखोगे 2 डॉट एक दूसरे से बहुत दूर चले जाएंगे। तो इसका मतलब गैलेक्सी का साइज इंक्रीज नहीं करता, 2 गैलेक्सीज के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज करता है आपके एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स के अंदर, ठीक है। फिर हमने गैलेक्सीज की बात करी थी कि गैलेक्सी कैसे फॉर्म होती है। तो गैलेक्सी की फॉर्म क्यों होती है, डिफरेंट मैटर अलग अलग बन गया था, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से गैलेक्सी की फॉर्मेशन हुई थी। और गैलेक्सी की फॉर्मेशन जब हुई थी तब नेबुला फॉर्म होता है। नेबुला क्या होता है कि एक ऐसा क्लाउड ऑफ गैसेस जिसके अंदर डस्ट भी है, गैसेस भी है, मोस्टली वो गैसेस हाइड्रोजन और हीलियम होंगी, ठीक है। उससे आपकी क्या बन जाती है, बहुत सारी गैलेक्सीज बन जाती है। हमने फिर अपनी पर्टिकुलर गैलेक्सी की बात करी थी, हमने शेप्स की बात करी, और हमारी जो गैलेक्सी थी वो मिल्की वे गैलेक्सी थी। उसकी शेप क्या थी, स्पाइरल शेप्ड की थी। कितनी उसका डायमीटर है, 1 लाख, 1 लाख रुपए जैसी बात कर दी। आप ऐसा बोलते हो ना, 1 लाख जैसी, 1 लाख रुपए जैसी बात कर दी। तो लाइक मिल्की वे गैलेक्सी का डायमीटर 1 लाख। सन बिल्कुल सेंटर में लाई नहीं करता, मिल्की वे गैलेक्सी से 28,000 लाइट ईयर्स लाई करता है। 1 लाख किलोमीटर नहीं है वो, 1 लाख लाइट ईयर था, ठीक है। और उसके बाद हमने बात करनी थी कि हमारी जो गैलेक्सी थी उसके जो क्लोजेस्ट गैलेक्सी थी वो कौन सी थी, एंड्रोमेडा थी। हमारी जो सैटेलाइट है, सैटेलाइट गैलेक्सी है, उसका नाम क्या है, कैनस मेजर डॉर्फ है, ठीक है। एक लाइट ईयर के अंदर कितना, एक लाइट ईयर का मतलब क्या होता है कि एक लाइट एक साल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है। लाइट ईयर यूनिट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दी लाइट इन अ ईयर, कितना ट्रेवल करती है, 9.45 into 10⁻12 किलोमीटर्स, यानी 9.45 ट्रिलियन किलोमीटर्स। एंड्रोमेडा हमसे, हमारे सब जो सबसे पास वाली गैलेक्सी है वो हमसे कितनी दूर है, 25 किलोमीटर, 25 लाख लाइट ईयर्स हमसे दूर है।